देख रहे हो बाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या बड़ा ही घमासान देखने के लिए मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले के साथ प्रत्येक सीट पर बहुजन समाज पार्टी का बड़ा बोलबाला माना जा रहा है। चाहे फतेहपुर सीकरी लोकसभा हो या फिर हो आगरा लोकसभा। आगरा लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की पूजा अमरोही चुनाव लड़ रही है। वही फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे पंडित रामनिवास शर्मा। तो बहुजन समाज पार्टी के दोनों ही मजबूत विधानसभा लोकसभा हैं। तो बात करेंगे, आज हमारे साथ जुड़ी हैं किरण केसरी, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, कहा जाता है आगरा की शेरनी और किरण केसरी। तो पहले वो ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, तो लगातार बात कर लेते हैं। आप पिछला चुनाव लड़ी थी और ग्रामीण क्षेत्र से आपका एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल चुनाव रहा, लोगों ने समझा भी। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, कैसे देख रही हैं आप लोकसभा चुनाव में? आपकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरी बड़ी भूमिका है, ये तो लोगों का प्यार है जो मुझे इतना प्यार देते हैं। और मुझे जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी बहुत सारा प्यार दिया था लोगों ने। और इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस है वो ग्रामीण पर है, फतेहपुर सीकरी विधानसभा पर है। हम रामनिवास शर्मा जी के साथ काम कर रहे हैं और रामनिवास शर्मा जी के इस समय हर जाति और हर वर्ग, मतलब सातों जाति और हर धर्म के व्यक्ति का वोट मिल रहा है। और इस समय राजकुमार चाहर का विशेष विरोध है और चाहरवाटी में भी उनका बड़े जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है। और सभी जाति, इवन ब्राह्मण तो एक मुश्त होकर के बीएसपी को वोट दे रहे हैं। और हम इस समय जो वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं कि रामनिवास शर्मा जी हमारी फतेहपुर सीकरी लोकसभा को भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और ग्रामीण के भी आंकड़े इस समय बहुत अच्छे बन रहे हैं। ग्रामीण में भी हमारी पूजा अमरोही जी भी बहुत मेहनत कर रही है, उनको भी सर्व जाति और सर्व धर्म का वोट मिल रहा है। तो इस समय बीएसपी बहुत मजबूती के साथ में इस चुनाव में उतरी है और अनुमान लगा रहे हैं कि बड़ी मजबूती के साथ में आगाज होगा और आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। मोदी की तमाम गारंटियां हैं। बसपा के पास सरकार पिछले समय में रही है, मोदी की गारंटियों को लोग ज्यादा मान रहे हैं। चाहे वो महिलाओं के प्रति सम्मानजनक उनकी जो योजना चल रही है, चाहे वो सिलेंडर की फ्री सिलेंडर योजना चल रही हो, चाहे वो लाडली बहना योजना चल रही हो, तमाम ऐसी योजना है जो लोगों के दिल में घर कर रही है। बात आती हूँ आपको कि लोगों के दिलों में मोदी जी की योजनाओं पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले काले धन की बात कही थी। कहा था कि मित्रों मुझे 50 दिन दे दो, मैं 50 दिन में काला धन लाके दिखाऊंगा। और इतना काला धन आएगा कि इस देश में हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख आएगा। आप मुझे बता दीजिए कि 50 दिन मांगे थे और कहा था कि मित्रों आप जहां कहोगे 50 दिन के बाद मैं उस चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा और आप जो सजा देना चाहो वो सजा मैं आपकी स्वीकार करूंगा। तो आज देख लो, चौराहों पे खड़े करके पुतलों में मोदी जी के में जूतों की माला डाली जा रही है और जूते डाले जा रहे हैं। तो उनकी पहली जो योजना थी उसका तो ये हश्र हुआ। दूसरी योजना जो उन्होंने कहा था कि मैं हर युवा को इस देश में हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 10 साल हो गए, 2 करोड़ नौकरियों से 20 करोड़ नौकरियां हो गई। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि युवाओं को 20 करोड़ नौकरियां कहां दी गई? आज युवा उनसे बुरी तरह से बदहाल है, क्योंकि इस देश में कहा है ना, किसी महापुरुष ने कहा था कि यदि नरक देखना हो तो बेरोजगार होके देख लो। तो इस देश में जो युवा जो इस समय नरक भोग रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के कारण भोग रहे हैं। दूसरी योजना उन्होंने दी थी कि वो महंगाई को कम करेंगे। जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो मोदी और स्मृति ईरानी को बड़ा महंगा लगता था। स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर के सड़कों पे उतरती थी, मोदी जी को बड़ा महंगा लगता था। 60 रुपए का डीजल और पेट्रोल उन्हें बड़ा महंगा लगता था। 60 रुपए का सरसों का तेल बड़ा महंगा लगता था। लेकिन आज वही सरकार जो इस वादे के साथ आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, आज उसी सरकार ने डीजल और पेट्रोल को 100 से पार कर दिया, तेल 200 से पार कर दिया। आप मुझे बता दीजिए कि महंगाई कहाँ कम हुई? कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, एक को ही नहीं छला, एक एक करके सबको छला है। युवाओं को छला है, किसानों को छला है। किसानों की बात करें, किसानों के लिए कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। मैंने जितने भी आप आंकड़े देख लीजिए, सर्वे देख लीजिए, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन किसानों की आत्महत्याएं जरूर देश में दुगनी हो गई हैं। दूसरी बात कही थी कि इन्होंने इस देश में लोगों से कहा था कि हम नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपने मणिपुर की घटनाओं को सुना होगा कि मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करके उनसे परेड कराई गई, उनके साथ बलात्कार जैसी हिंसाएं की गई। आप मुझे बता दीजिए कि मणिपुर की घटना। दूसरी बात कि जो विनोद फोगाट थी, हमारी रेसलर फोगाट थी, उन्होंने कहा था कि ब्रजभूषण ने
ने 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया है, लेकिन वो बेटी जंतर मंतर पर बैठी रही, पुलिस के जूतों के नीचे तलवे के नीचे रगड़ी जा गई, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका जो सांसद ब्रजभूषण था वो मोदी जी का एक सांसद था, सरकार में था, लेकिन मोदी जी एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए। कहां गई बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी? आज मोदी जी सिर्फ झूठे वादे करते हैं। आज भी आज के अखबार में योगी जी ने कहा है कि यदि आपने गठबंधन को वोट दिया तो यह पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा, जैसा पाकिस्तान विदेशों के सामने वर्ल्ड बैंक के आगे कटोरा लेकर फैला रहा है, वही कटोरा हमारे हाथ में आ जाएगा। आप मुझे बता दीजिए, 75 सालों में सिर्फ पाकिस्तान ने 40 लाख करोड़ का कर्ज लिया है वर्ल्ड बैंक से, और भारत ने 2014 तक सिर्फ 57 लाख करोड़ का कर्ज लिया था वर्ल्ड बैंक से, लेकिन मोदी ने इन 10 सालों में आज वर्ल्ड बैंक का कर्ज हमारे ऊपर 205 लाख करोड़ का है। तो कटोरा कौन फैला रहा है? आपने 150 लाख करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले लिया, तो कटोरा किसके हाथों में है? मोदी जी आपके हाथों में कटोरा है, जो 140 करोड़ की जनता का आप हवाला दे करके आप वर्ल्ड बैंक से आप कटोरे में भीख मांग चुके हैं। आप बताइए कि मोदी जी ने कोई भी गारंटी दी हो? मोदी जी ने कहा था कि हमने भोपाल में दुर्गावती रेलवे स्टेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया है। जब आपके जैसे ईमानदार पत्रकार वहां गए तो वहां कहीं भी दुर्गावती रेलवे स्टेशन उन्हें ढूंढने से नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि हमने रणभंगा में एम्स स्थापित किया है। जब वहां भी पत्रकार बंधु गए तो वहां एम्स की एक ईंट भी नजर नहीं आई। ऐसे झूठे वादों से 10 साल से मोदी जी जनता को ठगते आ रहे हैं, छलावा करते आ रहे हैं, लेकिन आज जनता ने ठान लिया है कि मोदी जी 10 साल आपने हमें छल लिया, लेकिन अब आगे हमें आप छल नहीं सकते, आप हमें जुमलों का झुंझुना नहीं दे सकते। 2024 में जनता ने निर्णय ले लिया है, ठान लिया है कि हाथी वाला बटन दबाएंगे और मोदी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बसपा किन नीतियों को लेकर क्षेत्र में जा रही है? देखिए, बसपा का जैसा कि 7 साल का आपने शासनकाल देखा था, 5 साल का पूर्ण बहुमत का शासनकाल देखा था, और 1 साल का उनका टुकड़ों में बनी सरकार को भी आपने देखा था। बहन जी ने 1 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती 2 बार में की थी। हाँ, साक्षी है इस बात के, 1 लाख से ज्यादा। जब तक आप भर्ती नहीं करोगे, जब पुलिस फोर्स नहीं होगी, तो बहन बेटियों की सुरक्षा कहाँ होगी? 1 लाख की भर्ती ये निश्चित करती है कि बहन जी ने बहन बेटियों को सुरक्षा दी थी। एक स्वच्छता अभियान मोदी जी ने नारा दिया, लेकिन कहीं भी सफाई कर्मियों की परमानेंट भर्ती नहीं की। बहन जी ने 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मियों की परमानेंट भर्ती की, और उन्होंने इस उत्तर प्रदेश को स्वच्छ भारत बनाया था, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास सिपाही ना हो तो युद्ध को कौन लड़ेगा। तो बहन जी ने देखिए 7 पैरामेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 1 लाख से ज्यादा। बहन जी ने कई सारे पैरामेडिकल कॉलेज बनाए, इंटर कॉलेज बनाए, प्राइमरी स्कूल बनाए, शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया। तो बहन जी के 2 ही हैं, वो सुरक्षा देंगी बहन बेटियों को, वो शिक्षा देंगी, युवाओं को रोजगार देंगी और इस देश का विकास करेंगी। मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी की बात कही थी, आप एक भी स्मार्ट सिटी बता दीजिए कि कहीं भी एक भी स्मार्ट सिटी आपको नजर नहीं आएगा। तो बहन जी का वही है, सुरक्षा है, युवाओं को रोजगार है, देश का विकास है, किसानों की सुरक्षा है। इसी के साथ बहन जी सभी लोगों का ध्यान रखते हुए इस देश में अपनी नीतियों को लागू करेंगी और इस देश में अपना शासन स्थापित करेंगी। 2024 के लोकसभा में खासकर बात करें तो संविधान बदलने की बात सबसे आगे चल रही है। 2024 में 400 पार जो नारा है, आखिर क्यों दिया जा रहा है? देखिए, पहले कहा था 200 करोड़ नौकरियां देंगे, 200 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, बल्कि नौकरियां चली गई। ऐसे 400 पार का नारा अपनी पार्टी के लोगों का नहीं है, बल्कि डीजल पेट्रोल 400 पार जाएगा और यहाँ की महंगाई 400 पार जाएगी, 4 गुना आत्महत्याएं बढ़ जाएंगी किसानों की, 4 गुना बेरोजगारी बढ़ जाएगी। 400 पार के आंकड़ों को पहले से देखिए ना कि वो कैसे देते हैं। और उन्हें संविधान बदलना है, क्योंकि यहाँ का गरीब शोषित व्यक्ति आगे ना जा पाए, यहाँ का दलित युवा आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। वो देश बदलना, वो संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने, आप मुझे बता दीजिए कि वो जो आज चुनाव लड़ रहे हैं वो भी संविधान के तहत लड़ रहे हैं, और जिस पद पर बैठे हैं वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। तो वो जो व्यक्ति जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने की जो कहावत है, वो नरेंद्र मोदी ने चरितार्थ की है। 2024 के चुनाव में क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर युवाओं को? मैं युवाओं से यही कहूंगी कि बहुत हुई धोखेबाजी, इस बार
हाथी का बटन दबाइए और बहन जी की सरकार बनाइए और इस देश में रोजगार, शिक्षा, व्यापार और किसानों की आय का और इस देश में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए आपको हाथी का बटन दबाना है और मोदी की सरकार को बाहर उखाड़ कर फेंकना है। चलिए, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, हमारे साथ जुड़ी थी किरण केसरी, जिन्होंने एक बड़ी अपनी बात रखी और तमाम समाज को जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मैसेज दिया है, एक बड़ा मैसेज माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़िए, बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ।